दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकारी प्रयास। हम देखते हैं कि लगातार कृषि में विविधीकरण की बात होती है, कहीं कंपोस्ट की खाद बात होती है, कहीं बायोगैस की बात होती है, कहीं केचुआ खाद की बात, और इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक कितनी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचनी चाहिए और उनकी क्या आवश्यकता है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के कृषि उपनिदेशक हिसार श्री विनोद कुमार फोगाट जी, और इधर प्रगतिशील किसान हैं श्री जयकरण जी। जयकरण जी, आप कौन से गांव से हैं? मेरा गांव खरगजाटान है, जिला रोहतक है जी। तो क्या कृषि में विशेष करते हैं आप? मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं, जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, और एक आत्मनिर्भर किसान हूं। मैं दूसरे किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, कोशिश कर रहा हूं लगातार। क्या कोशिश करते हैं? मैं किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण देता हूं, जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी प्रशिक्षण देता हूं। समय समय पर किसानों के साथ मैं उनके साथ सभाएं करता हूं, और ज़मीन को जहरीली होने से बचाने के लिए मैं उनको लगातार नाइट्रोजन फास्फोरस कम डालने की सलाह देता हूं। ज़मीन की मिट्टी की जांच करवाने की सलाह देता हूं, ताकि उसमें जिस पोषक तत्वों की कमी है वही उसमें गिरे। तो आपने क्या केचुआ खाद का फार्म शुरू किया? जी, मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद का मैंने खुद का अपना एक व्यवसाय शुरू कर रखा है। बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें किसान को कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बहुत अच्छी खाद है, ये घर पे ही किसान बना सकता है इसको आसानी से। और ये जो केचुआ खाद होती है ये सभी पोषक तत्वों युक्त होती है, एक संतुलित खाद है। तो क्या सरकार ने कोई मदद की, आपको कोई सुविधा हाँ, मिली? पीछे कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक की तरफ से मेरे को 5,000 रुपये की वित्तीय मदद मिली थी। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कुछ मदद मिलती है, तो वो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस विषय में। जी, ये एक खास बात है कि हमारे किसान जो जागरूक हैं वो उसका सही लाभ उठा सकें, और इसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। तो इसी विषय पे आपसे विनोद कुमार जी फोगाट साहब चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन एक स्तर ऊंचा हो, उसके लिए कामयाब हैं और आप उसको क्रियान्वित करते हैं। इसके बारे में बताइए। इसमें रामफल भाई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लगभग 15 स्कीमें कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। और आप भी रूटीन में जब किसानों से बात करते होंगे तो आपसे किसान पूछते होंगे, जी पीएम किसान स्कीम, किसान निधि स्कीम क्या है, फसल बीमा क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम क्या है, मैं मिट्टी के अंदर अपनी अगर कोई पाइपलाइन दबाना चाहता हूं तो उसके संबंध में स्कीम क्या है, कोई डिमोन्स्ट्रेशन प्लाट लगाना चाहता हूं तो इस संबंध में स्कीम क्या है। तो इन सभी प्रकार की जितने भी किसान भाई सोचते हैं उस हर विषय के ऊपर कृषि विभाग की लगभग 15 स्कीमें। तो चलिए इन पे एक एक पे अगर हम चर्चा करें। 15 स्कीमें हैं, तो पहले जो पीएम कृषि की बात करी आपने, पीएम किसान सम्मान निधि जो स्कीम है उसके ऊपर सरकार हर परिवार को 6,000 रुपये एक साल के अंदर 3-2 हज़ार रुपये की किस्तों में देती है। और इसके लिए एक किसान भाइयों के मन में कई बार शंका होती है, भाई मेरा राशन कार्ड एक है तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। कई बार कहते हैं भी हमारा ज्वाइंट फैमिली है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। उस स्कीम के अंदर बिल्कुल क्लियर है रामफल भाई कि अगर एक हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन एक परिवार माना गया है, उस परिवार को पेंशन मिलेगी। वो चाहे राशन कार्ड उनका एक है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अलग रहते हैं, कोई खेत में रहता है, कोई गाँव में रहता है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। उसके अंदर अगर किसान भाई हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन उसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते वो गवर्नमेंट जॉब में न हो, वो किसी प्रकार का इनकम टैक्स पे ही न हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे न हो, और वो उसके लिए एलिजिबल है। यानी कि एक बड़े किसान हैं जो उम्र दराज हैं, उनके 4 बच्चे हैं। बिल्कुल जी। कोई 45 साल का है, कोई 42 साल का है, कोई 35 साल का है। हाँ। वो चारों को अलग अलग पेंशन मिल सकती है। 18 साल से ऊपर चारों को मिलेगी पेंशन, बशर्ते कि वो नौकरी में ना हो और इनकम टैक्स ना भरते हो। इनकम टैक्स पे ही न हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे न हो, उनको मिलेगी। तो उसके लिए जो फार्म वगैरह भरे जाते हैं या अप्लाई करने की जो बात है वो कहाँ की जाए? वो अपने नज़दीक के कृषि विकास अधिकारी से मिले, और एक बिल्कुल सरकार द्वारा सेट इसके लिए परफॉर्मा बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपने गांव के नंबरदार, पटवारी और कृषि विकास अधिकारी के साइन करा के अपने कृषि विकास अधिकारी को जमा करा दो, उसका अपने आप ही उसके खाते में पैसे आ जाएंगे। जी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो
खेती एक ऐसा मामला है कि खुले में है वो, बिल्कुल जी। कभी ओढ़ा आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है, कभी नहर टूट जाती है, कोई न कोई प्राकृतिक आपदा कोई न कोई आती रहती है। बिल्कुल जी। और उसके लिए बीमा पिछले सालों में हालांकि बहुत जागरूकता आई है, लेकिन उतनी कई बार नहीं आ पाती। तो इसके बारे में बताइए कि जो कृषि बीमा योजना है ये वास्तव में कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकती है? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये जिस तरह अपना रबी और खरीफ 2 सीजन हो गए, दोनों की एक फार्मर के से प्रीमियम लिया जाता है नाम मात्र, जी। 2% और 1.5% प्रीमियम लिया जाता है, वो नाम मात्र होता है। और उस प्रीमियम को जमा कराने की या किसान के खाते से काटने की तारीख 31 जुलाई और 31 दिसंबर, एक खरीफ के लिए एक रबी के लिए निश्चित की गई है। जी। और 4 फसल रबी की, 4 खरीफ की, और अब पिछले साल से एक सूरजमुखी को इसके अंदर और जोड़ दिया। तो इसके अंदर जिन किसान भाइयों ने जो अपनी फसल की बिजाई कर रखी है, जिस तरह अब अपनी कपास, धान, मक्का और बाजरा, जी। अगर किसी भी किसान भाई ने 4 फसल की बिजाई कर रखी है तो वो किसान भाई अपने नज़दीक के बैंक में जाके अपना फसल बीमा करवा सकता है। जिन किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उनको अलग से कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, उनका बैंक अपने आप ही काट के और उनका प्रीमियम फसल बीमा कंपनी को दे देता है और वो उसके लिए इंश्योर्ड हो जाते हैं। KCC योजना जिसको बोलते हैं, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, या- वो खुद काट लेंगे बैंक? वो खुद काट लेंगे किसान के खाते से जो उसका KCC का अकाउंट है। जी। और उसमें रबी में कौन सी 4 फसलें हैं? रबी के अंदर जो अपनी है गेहूं, जौ, सरसों और चना। जी। गन्ने का वो नहीं होता बीमा? गन्ने का अभी इसमें है नहीं, शायद अब की बार हो जाएगा क्योंकि अभी चल रही है, गाइडलाइन आने वाली है इसके अंदर। जी। अब इसमें जो खास बात है फवाद साहब के, जैसे बीमा हमने करवा लिया, वो जब कई बार दिक्कतें आ जाती हैं तो किस आधार पर आप ये मानते हैं भाई इसकी इतनी फसल होनी चाहिए थी, पैदावार इतनी होनी चाहिए थी? ये बड़ा एक किसानों के मन में एक शंका रहती है कि भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं या फलां को ज़्यादा मिल गया। इसमें देखो, एक किसान इंश्योर्ड होने के बाद अपनी फसल का कंपनसेशन 4 प्रकार से ले सकता है। सबसे पहला तो कंपनसेशन होता है, कई बार अपने यहाँ ड्रोट आ गई या ज़्यादा बारिश होगी, जल भराव हो गया और अपने एरिया के अंदर 75% एरिया में मतलब बिजाई नहीं हो पाई। दूसरा होता है, कई बार एक लिमिटेड एरिया के अंदर किसी भी कारण से जल भराव हो गया, इनंटेशन, उसमें किसान भाई को अपनी एक इंटीमेशन कृषि विभाग को देनी पड़ेगी। कृषि विभाग और बीमा कंपनी किसान के साथ मिलके उस खेत का निरीक्षण कर देंगे और संभव हो तो किसान को वहीं पूरी उसके बारे में जानकारी भी देंगे और उसका जल्दी ही उनके खाते में जितना भी उसका कंपनसेशन बनता है वो आ जाता है। तीसरा, इनंटेशन से अलग, कई बार कोई बीमारी से हो गया या कई अन्य कारणों से फसल कम होगी, कोई मौसम की वजह से होगी, ओलावृष्टि होगी, जैसे ओलावृष्टि तो अपनी इनंटेशन और उसमें आ जाती है कई बार। अच्छा। लेकिन कोई भी कारण हो, छोड़ के 2 कारणों को, एक तो मतलब कई बार किसान खुद फसल खराब कर लेता है या कोई विदेशी हमले से फसल खराब होगी, बाकी सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके लिए होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, CCE बोलते हैं उसको कृषि विभाग के अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर एक प्लॉट सिलेक्ट करते हैं और उस प्लॉट के ऊपर बीमा कंपनी की भी कई बार को ऑब्जर्वेशन होती है और वो पूरे गांव की जितनी इल्ड आती है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, एक क्रॉप के 4 स्पॉट होते हैं एक गांव के अंदर, उन चारों स्पॉट की जो उसकी एवरेज इल्ड आ गई, उसको जो उस गांव की, पहले गांव की नहीं होती थी, उस ब्लॉक की जो पहले ब्लॉक की थी, तो वो 9 साल की एवरेज से, और 9 साल में से भी 2 वो छोड़ दिए जाते हैं जो जिन कम पैदावार हुई थी। जो बाकी 7 साल की एवरेज जो होगी, उस 7 साल की एवरेज से जितनी गांव की एवरेज कम आएगी और उस क्रॉप के जितने भी किसानों ने बीमा करवा रखा है सभी को कंपनसेशन मिलता है उसमें। जी। और कौन सी योजनाएं हैं? और कृषि विभाग की जिस तरह PM किसान आपने हमने डिस्कस करी, दूसरी फसल बीमा भी डिस्कस करी, आजकल जो नई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है जी, इसके अंदर जिन किसान भाइयों ने पिछले साल धान की बिजाई कर रखी थी और अब की बार वो धान की बिजाई नहीं करना चाहते, तो उन किसान भाइयों को 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिलेंगे। इस स्कीम को मेरी पानी मेरी विरासत, और इसके लिए बड़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी लोगों का रुझान भी है। डायरेक्टरेट ने जो हमें टारगेट दिए थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे टारगेट हो रहे हैं
और किसान भाई इस स्कीम को देखते हुए अपनी धान की फसल को छोड़ के कपास के ऊपर, मेज के ऊपर, बाजरा के ऊपर काफ़ी किसान अपनी खेती को डाइवर्ट भी कर रहे हैं। ये बात तो फोगाट साहब वहाँ पे लागू होती है जहाँ पे पानी खड़ा होने की समस्या ना हो, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम बात करें कुछ इलाका जींद का, भिवानी का, रोहतक, सोनीपत, इसमें आप दूसरी फसलें नहीं ले सकते क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं। चारों तरफ धान खड़ा, आपके खेत में पानी खड़ा है, ना कपास रुकेगी, ना ग्वार रुकेगा, ना मक्का रुकेगी वहाँ। तो जयकरण जी, क्या कोई ऐसी बात कर सकता है किसान के धान में फसल लेते हुए भी कम पानी का इस्तेमाल करे? हाँ, ऐसी स्कीम है, डीएसआर हम बोलते हैं इसको, सीधी बिजाई, जिसको तप्पड़ बिजाई बोलते हैं। तो जहाँ पर जल की समस्याएं है वो तो एक अलग बात है, भूमिगत जल का स्तर ऊपर है, लेकिन जहाँ पर भूमिगत जल स्तर नीचे है और किसान वहाँ पे धान की फसल बोना चाहता है, तो उसमें सबसे अच्छी स्कीम है सीधी बिजाई, जिसको हम बोलते हैं तप्पड़ बिजाई, डीएसआर। इसमें 1 महीने से ज़्यादा तक अगर आप पानी नहीं लगाओगे अपनी फसल में, धान की फसल में, तो आपकी फसल खराब नहीं होगी। और इस फसल में और जो नर्सरी तैयार करके हम फसल उगाते हैं उसमें पैदावार में कोई अंतर नहीं आता है, पैदावार लगभग बराबर होती है। बशर्ते इसमें किसान का बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, किसान की लेबर बचती है, दूसरा किसान का पानी बचता है। इसमें ये खास फ़र्क है रामफल जी कि किसान जितनी मेहनत अपनी नर्सरी तैयार करने में करता है उससे आधी मेहनत में भी वो अपनी फसल अच्छी बना सकता है। सीधी बिजाई कर ले अगर, सीधी बिजाई जैसे गेहूं की करते हैं हम इसी तरह से। हाँ बिल्कुल, आजकल तो मशीनें आई हुई हैं इसके लिए जी। ये रामफल भाई जिस तरह जो जयकर्ण जी बता रहे हैं, जो डीएसआर डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, जी, इसको बिल्कुल आप गेहूं की तरह से बिजाई कर सकते हो। और उसमें जब फ्लड करके जो आप गेहूं उसकी न धान की बिजाई कर सकते हो, तो जो धान की बिजाई आप करते हैं पहले तो फ्लड करते हैं, उस करते हैं, इसके अंदर पानी की काफ़ी बचत है। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा बहुत वीड कंट्रोल के लिए ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों को, क्योंकि पहले भी कभी जो आप सुनते हैं तो अपने हल से धान की बिजाई करते थे, लेकिन जब खरपतवार की प्रॉब्लम आई उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, इसलिए किसानों ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अब इसके ऊपर किसान का काफ़ी रुझान है और इसके लिए अगर किसी किसान भाई को मशीन की ज़रूरत होती है तो उसकी एक बार वो अपने कृषि विकास अधिकारी से ज़रूर संपर्क कर ले। इसके अंदर नॉमिनल चार्जेज पर मशीन रेंट पर मिल जाती है, वो कृषि विभाग के पास काफ़ी जगह उपलब्ध हैं। तो देखो रामफल भाई, कोई भी स्कीम हो, सबसे पहले तो किसान भाइयों के पास अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी का फ़ोन नंबर होना अति आवश्यक है। उसको कोई खाद, बीज, दवाई को डिपार्टमेंट की स्कीम या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो उसे फ़ोन से आराम से हासिल कर सकता है। आज हर कृषि विकास अधिकारी के पास, हर खंड कृषि विकास अधिकारी के पास, किसान भाइयों के पास, आप और हमारे पास, सबके पास फ़ोन नंबर है। अगर फ़ोन नंबर हो तो हम हर स्कीम की जानकारी आराम से ले सकते हैं। और इसका फ़ोन नंबर के दूसरे, जिस तरह रात को कई बार ऐसी बात आ जाती है कि उसको हमें भी पता नहीं होता, किसान भाई को भी पता नहीं होता, तो उस समय तो बड़ा ज़रूरी है फ़ोन नंबर। जी, अभी जो बात चली कृषि यंत्रों की चर्चा हम कर रहे थे, तो अभी 1-2 दिन पहले ही कृषि यंत्रों के लिए भी कुछ सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हाँ। और हरियाणा सरकार द्वारा, तो कृषि यंत्रों के लिए क्या कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं? कृषि यंत्र जो सरकार है वो दो प्रकार से 2 स्कीमें हैं उनके अंदर उपलब्ध करवाती है। एक तो अपनी पराली प्रबंध से संबंधित स्कीम है, एक दूसरी स्कीम है उसके अंदर भी स्वाम स्कीम उसको बोलते हैं, उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट्स किसानों को सब्सिडी के ऊपर प्रदान किए जाते हैं। इन सब के लिए किसान भाइयों को एक बात का ध्यान रखना ज़रूर है, जिस तरह हरियाणा के अंदर agriharyana.nic.in एक साइट है, आप उसके ऊपर जाओ और उसके ऊपर चेक करके अपना एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा दो। उसके बाद कृषि विभाग आपसे अपने आप संपर्क करेगा और आपने जो इम्प्लीमेंट परचेज करे हैं उनके बिल से संबंधित पूरी जानकारी भी देगा और ज़रूरत अनुसार आपके इम्प्लीमेंट परचेज करने के बाद उनकी वेरिफिकेशन करके आपके खाते के अंदर उनके सब्सिडी का पैसा डाल दिया जाता है। ये जो साइट है, एक बार थोड़ा सा धीरे से बता पाएंगे? agriharyana.nic.in agriharyana.nic.in, बिल्कुल जी, इस पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिल्कुल जी। अभी रजिस्ट्रेशन से याद आया कि किसानों को फसल बेचने में कई बार दिक्कतें होती है कि भाई आपको कितनी फसल आपने लिखवाई थी या आप उसमें सरसों की खास तौर से बिक्री मेरी में, फसल मेरा वो ब्यौरा। जो स्कीम में रामफल भाई आप डिस्कस कर रहे हो, ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जी, जो किसान भाई समर्थन मूल्य के ऊपर अपनी फसल को बेचना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरी ब्यौरा के ऊपर रजिस्टर्ड करवा दें। उसके लिए उसको गांव से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो अपने गांव के नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए नाम मात्र के वो दे दें। उसके ऊपर रजिस्टर्ड करवाने के बाद किसान भाई बिल्कुल निश्चित हो जाएं। कृषि विभाग या मार्केटिंग बोर्ड या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे और उनकी जितनी भी फसल है उसको वेरीफाई करके और समर्थन मूल्य पर बेचने का पूरा सहयोग करते हैं। जी, एक समस्या और आती है रामफल भाई, में बीच में टोकना चाहूँगा। हाँ बोलो। जो आपने अभी स्कीम बताई है एग्री हरियाणा.in, हमारे हरियाणा के जो ज़्यादातर किसान हैं उनके पास में ये बड़े फ़ोन नहीं है, तो ये स्कीम हम एडीओ के माध्यम से, कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक गांव एक एडीओ जो है वो 10-10 गांवों पर काम करता है, ये बड़ी समस्या है। जी नहीं, ये जयकर्ण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जिस तरह आजकल थोड़ा हाँ स्टाफ जो जितनी सेंसेड है उनके प्रति कम है, लेकिन फ़ोन होने की वजह से काफ़ी हद लगे आप अपने कॉमन हायरिंग सेंटर पर जाके, अपने पड़ोस के किसी के पास मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर जाके, आप अपने खंड कृषि कार्यालय में जाके, आप अपने सब डिविजनल कार्यालय में जाके, आप अपने असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के कार्यालय में जाके या उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जाके इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उस पर। एक बात तो इसमें जयकर्ण जी आप भी सहमत होंगे कि बाकी दूसरे विभागों के मुकाबले में अगर आप कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में कहीं भी जाएं तो आपको एक सहज और सरल तरीके से समझाने की जो व्यवस्था है वो भी है और उनकी नीयत भी है इस बारे में, क्योंकि जो भी अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय करता है वो सारी की सारी पहुंचती है कृषि विभाग के पास और वो आगे किसानों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ी कड़ी है कृषि विकास अधिकारी। और जैसा फवाद साहब ने बताया कि अगर कृषि विकास अधिकारी का आपके पास नंबर है तो एक आपस में 2 बार 4 बार मुलाकात से फिर पता चल जाता है कौन किसान कैसा है, उसी हिसाब से वो व्यवहार करते हैं, उसी हिसाब से बता देते हैं। अब इसमें जो दूसरी और कौन सी स्कीमें हैं इसके बारे में आपसे जानकारी। जिस तरह रामफल भाई की आज नेक्स्ट सीजन में रबी के अंदर या अब देसी कपास बिजाई के ऊपर ये हर बीज के ऊपर लगभग सब्सिडी होती है और कई बार किसान भाइयों को इस सब्सिडी का ज्ञान नहीं होता तो फ़ायदा नहीं उठा पाते। जो भी आप बीज परचेज करते हो, जिस तरह HSDC है हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इफ्को है, कर्बको है और अन्य जो भी अर्ध सरकारी या सरकारी संस्थाएं हैं, अपने HAU का काउंटर है जो 4 नंबर गेट के ऊपर है, तो वहाँ से जो भी आप गेहूँ का सरसों का जो सीड लोगे उसके ऊपर वो फार्मर को पहले ही सब्सिडी की रिलैक्स करके सब्सिडी काट के देते हैं, बाकी वो अपने आप बाद में उसको अवेल करते हैं। ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। ये अपने RQI है, NFSM है, इसके अंदर किसानों को ज़्यादा गहराई से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें मैं इतना ही किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं पर जाके अपना बीज परचेज कर ले, वो सब्सिडाइज रेट पर हरियाणा सरकार उनको सीड उपलब्ध करवाती है। कृषि में विविधीकरण आज की आवश्यकता है, यानी कि वो जो परंपरागत चीज़ें थी भाई चने का बीज फेंका या सरसों बोया एक शेर और फिर काटने ही चले गए सीधे, वो बात आजकल रही नहीं। तो उसके लिए विविधीकरण में किसान रुचि ले, इसके लिए भी क्या कुछ योजनाएं हैं या कैसे आप उनको किसानों को बताते हैं इस बारे में? जिस तरह कृषि विभाग की काफ़ी जो 15 स्कीमें बताई उसमें 5-6 स्कीमें सिर्फ इसी से संबंधित है। जिस तरह एक आत्मा स्कीम है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके ऊपर किसानों के हम भ्रमण करवाते हैं विविधीकरण के बढ़ावे के लिए। भाई एक दूसरे स्टेट में ले गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले गए, किसान मेले में ले आए, या जहाँ कई बार किसानों से भी हम पूछ लेते हैं, भी किसानों की भी काफ़ी नॉलेज होती है, वो बता देते हैं जी वहाँ इस प्रकार का हमने देखा था, हमारे आस पड़ोस के किसान अगर उसको देखेंगे तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो स्टेट, इंटर स्टेट, विद इन डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रेनिंग कैंप और जो विजिट होती हैं उनके माध्यम से हम किसानों को बताते हैं। तीसरा, किसान के खेत के ऊपर डिमोस्ट्रेशन प्लॉट वैरायटी का हो गया, कोई इसी प्रकार का कोई दवाई का हो गया, खाद का हो गया, रिकमेंडेड डोज का हो गया, ये जो सभी डिमोस्ट्रेशन प्लॉट किसान के खेत पर करवा के भी हम किसान को इस बारे में पूरे समझाने की कोशिश करते हैं तथा किसान भाई इस बार को आराम से समझते भी। जी जयकर्ण जी, एक प्रगतिशील किसान होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं कृषि विभाग से या सरकार से जो सामान्य किसान को मिल सकती है? क्या एक किसान उम्मीद करता है? ऐसा रामफल भाई, मैं ये चाहूँगा कि सरकार ने जो स्कीमें चलाई हैं, स्कीमें अच्छी हैं,
लेकिन ज़्यादातर स्कीमें किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाती। वो बाद में पता चलता है कि भी कोई स्कीम हमारे किसानों के लिए आई है, बाद में पता चलता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, पहले से तो किसान को पता नहीं था कि भाई इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। जब हमने अपने गेहूं को बेचने की कोशिश करी मंडियों में, तब पता चला कि फसल बीमा, ये आपके जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपकी फसल आसानी से बिक जाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो सरकार की नीतियां जो हैं वो काफ़ी हद तक किसान के हित में हैं, लेकिन उनका प्रचार और प्रसार कम हो रहा है। ये एक हमारी समस्या है। फोगाट साहब, आपके क्या प्रयास रहते हैं किसानों तक पहुंचने के लिए? किसानों तक पहुंचने के लिए जिस तरह जयकरण भाई ने बताया कि भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, पीएम किसान है, मतलब कोई भी स्कीम हो किसान लग, जयकरण भाई कह रहे हैं लेट पहुँचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कई बार जिस तरह मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर हर किसान से कृषि विभाग ने, मार्केटिंग बोर्ड ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कंटेक्ट कराया, लेकिन हम भी उसको उस टाइम शुरू में हल्के वे में ले जाते हैं। अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यूँ नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं है कि किसान से संपर्क न किया गया, रेर में लगा आपको। भूमि सुधार के लिए भी कुछ योजनाएं हैं आपके पास के भाई जमीन खराब हो जाती है, रेई कलर ऊंची नीची? हाँ है, बिल्कुल है जी। कौन सी हैं? जिस तरह इसके अंदर अपनी जो RKY स्कीम है, NFSM स्कीम है, इनके अंदर किसानों को अब ढैंचा है, ढैंचा जो बीज है ये अब काफ़ी 85% सब्सिडी के ऊपर दिया जा रहा है। दूसरा जिप्सम भी दी जाती है। तीसरा कई बार पानी के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की सुविधा भी अपने सॉइल कंजर्वेशन विंग के द्वारा किसानों को दी जाती है। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि अपना पानी अपनी विरासत, उस हिसाब से हम देखें तो ड्रिप इरिगेशन काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है। लघु सिंचाई यंत्रों बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन जो है अब कॉटन के अंदर काफ़ी कामयाब है। इसके ऊपर भी कृषि विभाग सब्सिडी के ऊपर किसान भाइयों को देने लग रहा है। कितनी सब्सिडी देते हैं? वो जिस तरह वाटर टेबल के हिसाब से है, कई जगह वाटर टेबल ज़्यादा गहरी है, वहाँ सिर्फ किसान को GST का पैसा देना पड़ता है। जहाँ मतलब वाटर टेबल ज़्यादा गहरी न है वहाँ 85% के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सब्सिडी है और ये स्कीम भी अच्छी है, किसान भाई इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और क्या ऐसी तकनीक है जिनसे किसान अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, या एक छोटा किसान किस तरह से अलग अलग चीज़ें उगा के और उससे अपना एक जीवन बसर अच्छा कर सकता है? देखो रामफल भाई, इसके बारे में आप और किसान और सभी से बात करने के बाद यही बात सामने आई है कि जो PM किसान है, हर किसान को अपनी 500 रुपये पर मंथ या 6000 रुपये की स्कीम बड़ी अच्छी है। दूसरा, एक फार्मर आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करने लग गया, वो साथ साथ अपने पशु भी रख रहा है, अगर अपनी वाटर टेबल या अपनी सुविधा अनुसार कुछ मच्छी पालन भी कर रहा है और कुछ बागवानी विभाग की भी कर रहा है। और उनकी मार्केटिंग के बारे में भी किसान काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, भाई मैंने मार्केटिंग कब करनी है, कहाँ करनी है। जो पहले एक मार्केटिंग की किसान भाइयों के आगे काफ़ी समस्या थी, आजकल मोबाइल फ़ोन से, नेट से किसान भाई काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो कृषि विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं, इनको एक इंटीग्रेटेड वे में एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर को मिला के अगर एक अपनी आत्मा स्कीम है, ये किसानों के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है कि किसानों के आय जल्दी दुगनी हो। जी, तो किसान भाइयों, जिस तरह से बात की डॉक्टर फोगाट साहब ने और जयकरण जी ने, एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि एक तो समन्वित कृषि अपनानी पड़ेगी, दूसरा पानी का सही सदुपयोग करना पड़ेगा, कृषि विकास अधिकारियों से, कृषि वैज्ञानिकों से सीधा संपर्क रखना पड़ेगा, ताकि जो भी स्कीमें हैं सरकार की वो समय समय पर उनका लाभ उठा सकें। और बजाय इसके कि एक कृषि या बहुत ज़्यादा पानी की खपत करते हम धान और गेहूं उगाएं, उसमें विविधीकरण की तरफ ध्यान दें। मछली पालन है, मुर्गी पालन है, इसके साथ साथ बागवानी के कुछ पौधे लगाएं। और हम खासतौर से जो केचुआ खाद है, दूसरी खादें हैं, जीवाणु खादें हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो कम खर्चे में अच्छी उपज और अच्छी क्वालिटी की उपज हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसान का स्तर ऊंचा उठे, किसानों की जो आय दुगनी करने का हमारा जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें और अपना एक जीवन स्तर ऊंचा उठाते हुए किसानी से विमुख ना होकर हम किसानी में रुचि लें और एक अच्छे प्रगतिशील किसान और अच्छे निर्यातक बन सकें इस देश के लिए, इस समाज के लिए और अगली पीढ़ियों के लिए। ज़मीन भी ठीक ठाक हमारी रहे, इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट जी और श्री जयकरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। धन्यवाद।